तो आप देख सकते हैं जो ये वाला क्वेश्चन है और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन यानी कि और में जो क्वेश्चन दे रखा था, अभी अभी हमने देखा प्रेरणा वाला जो क्वेश्चन था, अभी प्रेरणा वाला, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछ रखे हैं, 11th चैप्टर से पूछ रखे हैं। तो अगर आप किसी चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसकी गलती मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा इसमें से क्वेश्चन अगर आ भी रहा है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं उसे छोड़ के दूसरे में से कर लूँ। आप देख सकते हैं एक ही जो 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं पर एक ही चैप्टर से आपको दिए गए हैं। तो किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को छोड़ने की भूल मत कीजिएगा। अब देखते हैं हम आक्रामकता किसे कहते हैं। जो आक्रामकता होती है वो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक दोनों होती है। अब हम बात करते हैं नकारात्मक किस प्रकार से होती है। जो आक्रामकता है, खेलों के दौरान जो आक्रामकता है वो आवश्यक होती है, क्योंकि अगर आक्रामकता का भाव नहीं उत्पन्न होगा खिलाड़ी के अंदर, वह आक्रामक नहीं होगा, अग्रेसिव नहीं होगा, तो वह खेल को जीतने में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं होगा। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई, क्योंकि वह किसी को भी चोट पहुंचाए बिना आक्रामकता का भाव ला रहा है, आक्रामक हो रहा है, तो वो सही है, ये सकारात्मक है। अगर वह नियमों का पालन ना करे और खेल के दौरान दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाकर किसी भी तरीके से अपने आप को जिताना चाहे या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आक्रामक होता है, तो नकारात्मक आक्रामकता कहलाती है। तो आक्रामकता 2 प्रकार की होती है। जब भी आप इसकी डेफिनेशन देंगे तो आप इसी प्रकार से देंगे जैसे आपको बताया गया कि आक्रामकता सकारात्मक और नकारात्मक होती है, और दोनों के बारे में आपको बताना होगा कि नकारात्मक किस प्रकार और सकारात्मक किस प्रकार है, तभी आपकी डेफिनेशन पूर्ण होगी। अब इसके प्रकारों की बात करते हैं। पहला है वैर भाव आक्रामकता, जिसे हम शत्रुतापूर्ण आक्रामकता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए यह आक्रामकता का भाव उत्पन्न होता है, या फिर जो हमारे ट्रेनर होते हैं जो हमें ट्रेन करते हैं, अगर किसी खिलाड़ी को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षक जो होता है वो अगर परीक्षार्थी को ट्रेन करता है तो वो उसे आक्रामकता का भाव लाने के लिए बोलता है। वैर भाव के अंदर तो इसका मतलब होता है शत्रुता का जो भाव है, किसी दूसरे जो भी कंपटीशन में जो खिलाड़ी है, जो प्रतियोगिता में जो दूसरा खिलाड़ी है, उसको नुकसान पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये नकारात्मक आक्रामकता के अंदर आती है। ये भी इसका एक प्रकार है, वैर भाव आक्रामकता। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, जो खिलाड़ी है वो क्या चाहेगा, लक्ष्य प्राप्ति करना चाहेगा, उसका लक्ष्य एक ही होगा कि उसे खेल में जीतना है, चाहे दूसरे को कितनी ही चोट क्यों ना लगे। तो यह नुकसान पहुंचाने के लिए वैर भाव आक्रामकता का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा शारीरिक या मनोवैज्ञानिक का मतलब है, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक का मतलब है या तो जो खिलाड़ी है वो शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना चाहेगा, या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से। शारीरिक तरीके से कैसे होगा, अगर खेलों के नियमों को तोड़कर वह चोट पहुंचाता है अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कंपटीशन वाले को, तो शारीरिक रूप से होगा। मनोवैज्ञानिक मतलब कैसे होगा, मनोवैज्ञानिक मतलब मानसिक तरीके से चोट पहुंचाना या फिर मानसिक तरीके से उसे हराना। ये कैसे होगा, उसे भटकाना या फिर कुछ भी ऐसा तरीका अपनाना जिससे कि उसका ध्यान भटक जाए। ये क्या है, मानसिक तरीके से होगा, तो ये वैर भाव के अंतर्गत आएगा। अब अगला जो इसका प्रकार है वो है वाद्य आक्रामकता। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते शत्रुतापूर्ण आक्रामकता और वाद्य आक्रामकता में। शत्रुतापूर्ण जो आक्रामकता होती है वो क्रोध से संबंधित होती है, और जो शत्रुतापूर्ण आक्रामकता उसका एक लक्ष्य यह होता है कि चोट पहुंचाकर जीत हासिल की जाए। पर वाद्य आक्रामकता का लक्ष्य यह होता है कि केवल कंपटीशन जीता जाए, किसी भी तरीके से। कॉम्पो मतलब कंपटीशन है, किसी भी तरीके से कंपटीशन जीता जाए, प्रतियोगिता जीती जाए, खेल में उस खिलाड़ी की जीत हो, ये उसका एक मेन उद्देश्य होता है। चोट पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। जैसे कि अगर इसका उदाहरण, और वास्तविक क्रोध के बिना, इसमें क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है वो क्रोधित नहीं होता है, वो गुस्से में आक्रामक नहीं होता है, इसे चुनौतीपूर्ण आक्रामकता भी कहा जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो रग्बी खिलाड़ी है वो आक्रामकता का प्रयोग अपने प्रतिद्वंदी से बॉल लेने के लिए करता है, बॉल हासिल करने के लिए करता है, पर उसका उद्देश्य
उसका उद्देश्य दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाने नहीं होती है, केवल बॉल वापस लेनी होती है। इसका मतलब है केवल उसका उद्देश्य जीतना होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ये सकारात्मक आक्रामकता के अंतर्गत आती है। बाध्य आक्रामकता, जिसके द्वारा हम केवल खेल में जीतना चाहते हैं, धन, प्रशंसा और जीत हासिल करने के लिए, पर इसका लक्ष्य कहीं पर भी जो कंपटीशन में जो प्रतिद्वंदी है उसको चोट पहुंचानी नहीं होती है, केवल खेल में जीतना होता है। ये सही आक्रामकता का रूप है। ये सकारात्मक आक्रामकता का रूप है। हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बतानी होती है। अगला देखिए मुखर व्यवहार। मुखर व्यवहार जो है वो भी आक्रामकता के अंतर्गत एक प्रकार है। ये जो आक्रामकता होती है ये वैध बल का मतलब है कि इसमें जो खिलाड़ी होता है वह कंपटीशन को जीतने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि खिलाड़ी का उद्देश्य क्या होता है, खेल में जीतना, उसको प्राप्त करने के लिए वैध तरीके से बल का प्रयोग करता है, यानी कि सही बल का प्रयोग करता है। और मौखिक रूप से क्या करता है, मौखिक बल का भी प्रयोग करता है। मौखिक रूप से कुछ कह देना मतलब कि मुख से कुछ कह देना, मुंह से कुछ भी बोल देना, जिसके कारण क्या है सामने वाले का ध्यान भटक जाए या फिर उसे आक्रामक कर दे, उसे क्रोध में ला दे। कई बार ऐसा क्या होता है, जो चीज़ हम हाथों से वार नहीं कर पाते हैं उतना वार हम बातों से कर देते हैं। ये बात सही है कि हम मुंह से जो बोलते हैं, जो हमारी बातें होती है वो ज़्यादा चुभ जाती है सामने वाले को, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है। तो बहुत बार क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए और अपनी जीत हासिल करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौखिक बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले प्रतिद्वंदी का ध्यान भटक जाता है और वह गलत कदम उठा लेता है, जिससे सामने वाला तो हार जाएगा पर वो सही रह जाएगा। तो वैध बल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए मनोवैज्ञानिक असहजता, जैसे कि स्लेजिंग। इसका मतलब है कि जो अभी मैंने बताया, बोल कर कुछ ऐसा बोल देना जिससे कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस जो वह टूट जाए या फिर जो वह गुस्से में आ जाए और गलत कदम उठा ले, जैसे क्रिकेट में ऐसा किया जाता है। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। ये मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाता है, क्योंकि ये मानसिक स्तर से किया जाता है। सामने वाले को चोट मानसिक स्तर से दी जाती है, ना कि शारीरिक से, क्योंकि कुछ बोलना उससे अगर ऐसा कुछ बोल देना जिससे कि वह आक्रामक हो जाए, सामने वाला गुस्से में हो जाए, तो वो क्या होता है, वो उसे हाथ पैर या शरीर में कोई चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि उसे मानसिक रूप से उसे परेशान कर देता है, जिससे कि वह गलत कदम उठाता है और खेल में हार जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, बिग 5 थ्योरी को सूचीबद्ध करें और उनकी तुलना करते हुए उनमें से किसी भी 3 का वर्णन करें। तो जो बिग 5 थ्योरी है उसमें 5 जो हैं, पहला बहिर्मुखता, दूसरा सहमता, तीसरा कर्तव्यनिष्ठ, चौथा मनोविशुद्धता और पांचवा खुलेपन वाले व्यक्ति। तो इनमें से किसी भी 3 को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपने इसकी नहीं देखी, ये भी आपका 11th चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिए। अपने जो सिलेबस है आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है आपको कंप्लीट कर लेने का। उसके बाद क्या करना है आपको, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आपके जो ये सैम्पल पेपर हैं, CBSE के क्वेश्चन पेपर है, उन सबको करिए, जिससे आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। अगला देखिए, इसमें से आप किसी भी 3 को, अगर 3 बोल रखा है तो अभी आप 3 सोच के मत चलिए, आपको पाँचों के पाँचों करने हैं। आपको पाँचों के पाँचों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिग 5 थ्योरी जो है उसके जो बिग 5 थ्योरी को सूचीबद्ध कीजिए और उनकी तुलना करते हुए पाँचों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन ये आया तो एज इट इज़ ऐसा ही आएगा। अगला देखिए, रीढ़ की हड्डी की वक्रता विकृति को परिभाषित करें और उनके कारणों और सावधानियों को सूचीबद्ध करें। तो जो रीढ़ की हड्डी की वक्रता है, या फिर जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ये इसका कारण यही होता है। फिर इसको परिभाषित अगर हम करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि यह
एक प्रकार का आसन संबंधी विकृति है जिसमें जो पीठ की मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होने के कारण टेढ़ी हो जाती हैं, चाहे वो आगे की ओर कुबड़ निकले, पीछे की ओर कुबड़ निकले, या फिर रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकाव हो जाए। तो रीढ़ की हड्डी की वक्रता है वो 3 प्रकार की होती है, आगे की ओर कुबड़, पीछे की ओर कुबड़, और तीसरा है रीढ़ की अस्थियों का एक और झुकाव। अब इसे हम पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर दी गई है। फर्स्ट वाली जो इमेज है ये एक हेल्थी व्यक्ति की, आप देख सकते हैं इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी है। सेकंड वाली देखिए, ये जो सेकंड वाली है ये पीछे की और जो कुबड़ है उसकी दी गई है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गर्दन और जो सिर होता है वो इस तरीके से झुक जाता है और पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो कुबड़ बना हुआ है ये कुबड़ बन जाता है। देखिए, ये जो कुबड़ यहाँ पर बना हुआ आपको दिख रहा है ये पीछे की तरफ ऐसे आ गया है तो ये कुबड़ बन जाता है, तो ये पीछे की ओर कुबड़ होता है। अगला देखिए, ये आपको जो ये दे रखा है लोर्डोसिस, ये आगे की ओर कुबड़ कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी कमर का हिस्सा होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, ये अंदर की तरफ चला जाता है और जो पेट है वो बाहर निकल जाता है। देखिए, ऊपर से तो व्यक्ति बिल्कुल सही है यहाँ से देखे तो, पर इसका पेट निकला हुआ है बाहर क्योंकि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ ऐसे खिसक गई है इसलिए। अगला देखिए, अगला स्कोलोसिस, इसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का एक और झुकाव होता है, या तो वह इस साइड झुक जाती है या फिर वो इस साइड झुक जाती है, यानी कि एस आकार ले लेती है, इसलिए इसे स्काइलोसिस भी कहा जाता है। ये एस आकार की बन जाती है, इस तरीके से हो जाती है, फिर इस तरीके की हो जाती है। तो देखिए, इसमें इस साइड वाली पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है आपको। तो अब आपसे कारण पूछ रखे रीढ़ की हड्डी की वक्रता के, यानी कि आपसे किसी एक का जो है, या आपसे किसी एक का नहीं पूछ रखा, रीढ़ की हड्डी के तो प्रकार हैं यहाँ पर कि रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना, रीढ़ की जो कुबड़ का आगे की तरफ निकलना, कुबड़ का पीछे की तरफ निकलना, तो ये 3 प्रकार होते हैं विकृति की। रीढ़ की हड्डी की जो समस्या है उसके 3 प्रकार होते हैं। अब आपसे पूछा है कि जो रीढ़ की हड्डी की वक्रता है उसके कारण बताने हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट इसके ले लेंगे, कुछ पॉइंट इसके ले लेंगे, कुछ पॉइंट इसके ले लेंगे, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने आप इसके कारण बता देंगे। तो इसके कारण में हम लिख सकते हैं, पहला तो रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी क्यों होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो जो अगर रीढ़ की हड्डी ही आ गई, हड्डियां जो कमजोर क्यों होती है, कैल्शियम की कमी के कारण होती है, तो एक तो रिकेट्स रोग हो गया। अगला आप लिख सकते हैं इसके कारण में अगर कोई लंबी बीमारी है या फिर कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का मतलब है जो पोषण है शरीर को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, कुपोषण का शिकार है, तो उसके कारण भी हो जाता है। या फिर वजन ज़्यादा ढोने के कारण भी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी एक तरफ झुक जाती है। या फिर गलत फर्नीचर पर बैठने के कारण भी रीढ़ की हड्डी जो है उसमें वक्रता आ जाती है। तो इसके ये बहुत सारे जो इसके कारण हैं वो हमें मिलते हैं। अब इसके जो उपाय हैं, उपाय भी आप इसी तरीके से करेंगे, कुछ पॉइंट इसके दे देंगे, कुछ पॉइंट इस प्रकार के दे देंगे और कुछ पॉइंट इस प्रकार के दे देंगे। कुल मिलाकर आप क्वेश्चन के अनुसार आपको जितने इसके उपाय बताने हैं आप उतने उपाय बता देंगे। इसके उपाय में हल आसन आता है और उचित व्यायाम करना, रोजाना व्यायाम करना आता है, संतुलित भोजन करना, क्योंकि जो भी इसके कारण है वही इसके उपाय बन जाएंगे। कुपोषण क्या था, इसका कारण था, अब क्या है, इसका उपाय बनाएंगे तो क्या होएगा, संतुलित भोजन करना, यानी कि बैलेंस डाइट फॉलो करना, जिससे क्या है शरीर में पोषण क्या है वो सही मात्रा में होगा। तो ये इसका उपाय बन गया। इसी तरीके से रिकेट्स क्या था, इसका कारण था, रिकेट्स किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की पूर्ति करना, कैल्शियम युक्त आहार ग्रहण करना, तो ये इसका उपाय बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या है, आपको समझना है, समझने के साथ साथ आपको जो चीज़ें हैं किस तरीके से आप उन्हें चेंज करके लिख सकते हैं, ये कब आप करेंगे, कैसे कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। तो एक बात तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई है कि अगर आपसे किसी एक प्रकार के बारे में ना पूछकर अगर इकट्ठा नाम दे दिया जाता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी की वक्रता के कारण बताइए, तो आप मिक्स करके पॉइंट लिख दीजिए, ऐसे ही आप उसके उपाय बता सकते हैं। त्रिकोण आसन हो गया इसके लिए। इसी तरीके से बहुत सारे इसके उपाय हैं जो मैंने आपको हर किसी के अलग अलग कारण और उपाय करवाए हुए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। अब देखते हैं इसके और में भी पूछ रखा है एक क्वेश्चन।
देखिए ये और का क्वेश्चन है, तालिका बनाएं, तालिका नहीं टेबल बनानी है और समझाना है कि, अब क्वेश्चन क्या है, क्या समझाना है, मानव विकास के चरणों की पहचान, विशिष्टता और व्यायाम। यानी कि जो मानव विकास के चरण हैं, मानव किस तरीके से विकास करता है, एक मनुष्य किस तरीके से विकास करता है। पहले बचपन होता है यानी कि शैशव अवस्था होती है 1 से 3 वर्ष की। फिर उसके बाद क्या आती है, उसके बाद प्रारंभिक बाल्य अवस्था आती है जो कि 3 से 8 वर्ष की होती है, बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है। फिर उसके बाद उत्तर बाल्य अवस्था आती है जो 8 से 12 वर्ष की होती है। फिर किशोर अवस्था आती है जो 13 से 19 वर्ष की होती है। फिर प्रौढ़ अवस्था आती है जो 19 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की होती है। उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है जो कि 60 साल से अधिक के जो लोग होते हैं वो वृद्ध अवस्था में आते हैं मृत्यु तक। तो ये क्या है, वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं या फिर मानव विकास के जो चरण है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के दिया गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। मानव विकास के चरण क्या है, मानव किस तरीके से विकास करता है, तो ये क्या है, मानव विकास के चरण है। तो ये हमने बता दिए। अब उसकी विशिष्टता और व्यायाम बताने हैं कि इस कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में कौन से व्यायाम करवाने चाहिए बच्चों से, शैशव अवस्था में कौन से व्यायाम करने चाहिए, उत्तर बाल्य अवस्था में कौन से करने चाहिए, मतलब हर स्टेज के आपको व्यायाम बताने हैं। विशिष्टता का मतलब है कि हर स्टेज में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें क्रियाएं करते हैं, उन सब के बारे में बताना है। यानी कि आपको डिटेल क्या देनी है, आपको वृद्धि की विभिन्न व्यवस्थाओं की डिटेल देनी है, फिर मानव विकास के चरणों की डिटेल देनी है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन यहाँ पर यही देना चाहती हूँ कि आपको जब आप इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बना के बीच में आप लिखेंगे मानव विकास के चरण, और सारे पॉइंट ऐसे करके आप लिख सकते हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो जो आंसर है बहुत अच्छा बन जाता है। डायग्राम जहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हैं, आपको डायग्राम देना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो व्यायाम विशिष्टता है वो आप अलग से पहला पॉइंट बना देंगे। आप शैशव अवस्था का उसके अंदर उसके बारे में लिख देंगे, जो भी बातें पूछ रखी हैं 2-4 लाइनों में। फिर आप प्रारंभिक बाल्य अवस्था का बना देंगे, इस तरीके से आप कर देंगे। तो क्योंकि ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से करना, इसलिए आपका थोड़ा बड़ा पूछा गया है क्वेश्चन। अगला देखिए, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर देखिए उच्च रक्तचाप की बात है, निम्न की नहीं है, तो वो आसन बताने हैं आपको। तो ये भी मैंने आपको पूरे डिटेल में 3rd चैप्टर जो है उसकी काफ़ी वीडियोस बनी हैं, काफ़ी पार्ट बने हैं, पूरे डिटेल में हर जो बीमारी जितनी भी आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, तो इन सब के बारे में, पीठ दर्द, इन सब के जो आसन है उनका पूरा डिटेल में आपको करवाया हुआ है। अगर आपने करा होगा तो आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा। आपको बस यही करना है कि हर जो बीमारी जितने भी आपके सिलेबस में उनके, आपको उनके सामने क्या करना है, उनके आसनों के नाम लिख लेने हैं और उनको याद कर लेना है कि मोटापे की ये आसन है, उच्च रक्तचाप के ये आसन है, अगर इनमें से पूछा जाता है, क्योंकि ये जो आसन वाला चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, वो भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और 1-2 नंबर में तो वैसे ही पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारे जितने भी आसन हैं, इसमें 6 आसन आते हैं। ताड़ आसन, वज्र आसन, पवन मुक्त आसन, अर्धचक्रासन, भुजांग आसन, शव आसन। जो अर्धचक्र आसन है, तो ये सारे जो आसन हैं इनकी डिटेल्ड वीडियो, विधि बताए गए, उपाय बताए गए हैं, उसकी जो प्ले, तो आप वहाँ उन वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपने इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हर आसन के बारे में बताना इस वीडियो में ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर आसन जो है उसकी विधि है, उपाय है, सावधानी है और वो काफ़ी लंबी है, तो आप उन्हें अपना कर लीजिए। अब इसका और देखिए, इसके और में आपको दे रखा है कि अस्थमा जो है उसके बचाव के लिए कौन से आसन प्रचलित हैं, उनमें से किसी 2 के बारे में विस्तार से बताइए। तो अगर किसी को बीपी, उच्च बीपी के बारे में नहीं आता है, आपको जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ही ये क्वेश्चन आए, बिना ऑप्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको हर आसन अपना पक्का करना है। तो अस्थमा के बचाव के लिए जो आसन है वो आसान है, उनमें से किसी 2 को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जब एक्सप्लेन करने की बात आती है तो आप उसमें विधि भी लिखेंगे, उसके जो लाभ हैं वो भी लिखेंगे और सावधानियां भी लिखेंगे, चाहे लाभ और सावधानी आपको 2-3 ही क्यों ना लिखनी हो, पर आप लिखेंगे। और जो आपकी विधि है वो आप अगर समझ लेते हैं तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप पर आपको ये नहीं करना है कि
पहले जो आसन है वो बिछाएंगे, फिर उस पर खड़े होंगे, इस तरीके से नहीं करना है। सीधे बात पे आना है कि सीधे बात पे आना है, जैसे कि वीडियोस में आपको करवाया गया है। तो देखिए, अस्थमा के आसन, पहला आसन है सुख आसन। तो आप देख सकते हैं चक्र आसन, ये अर्धचक्र आसन या चक्र आसन है। अगला है गौमुख आसन, अगला पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्यासन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 30 वाला, देखिए। अपने आवासीय परिसर में रुद्र वरिष्ठ नागरिक के साथ फिजिकल फिटनेस का आकलन करने के लिए डेटा एकत्र करने की परियोजना पर काम कर रहा है। फिटनेस है वो कितनी है उसके लिए डाटा एकत्रित कर रहा है, डाटा इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने लोअर बॉडी के आकलन के लिए परीक्षण का प्रबंध करने की योजना बनाई है। तो वो डाटा एकत्रित कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या करता है, परीक्षण करना चाहता है, परीक्षण का प्रबंध करना चाहता है। यानी कि टेस्ट करेगा तभी तो पता चलेगा कि जो फिजिकल फिटनेस है किस व्यक्ति के अंदर कितनी है, उसके अनुसार ही तो उसे डाटा मिलेगा। डाटा वरिष्ठ नागरिक के लिए कौन सा है, रिकली जोन्स के द्वारा ही परीक्षण किया जा सकता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो वो एक तो पहली बात ये सोचता है कि लोअर बॉडी के आकलन के लिए परीक्षण करेगा कि लोअर बॉडी का जो कितनी फिटनेस है उसमें, उसे जांचने के लिए एक टेस्ट करवाया जाएगा। अगला है लचीलापन, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। यानी कि इन 3 चीज़ों के लिए वो क्या कर रहा है, परीक्षण का प्रबंध कर रहा है। टेस्ट के अनुसार उसे कैसे आसन करना चाहिए और स्कोरिंग सिस्टम के साथ साथ इसके प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए। तो इन्होंने क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि जो टेस्ट वह तय कर रहा है कि टेस्ट करवाएगा, जो फिटनेस टेस्ट लेगा, तो इसके लिए उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मतलब कि कौन कौन से उपकरणों की जरूरत पड़ेगी अगर वह इन 3 चीज़ों का टेस्ट कराए। एक तो लचीलापन, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। इन 3 चीज़ों का परीक्षण करेगा तो किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, कैसे आसन करने का मतलब यह है। स्कोरिंग सिस्टम क्या होगा, अगर मान लीजिए उसने परीक्षण भी करवा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, तो टेस्ट का रिजल्ट जो स्कोर कैसे दिए जाएंगे। और प्रशासन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए, किस तरीके से जो टेस्ट है वो होगा, लोअर बॉडी का किस तरीके से होगा और अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से होगी और लचीलापन किस तरीके से होगा। अब आपको तो यहाँ पर सूची बना दी गई है, कुर्सी स्टैंड टेस्ट, चेयर सिट और पहुंच टेस्ट, वापस खरोच टेस्ट। ये जो नाम है यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये होगा बैक स्क्रैच परीक्षण, बैक स्क्रैच परीक्षण। तो इनके बारे में अगर आपको डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। यहाँ पर तो आपको शॉर्ट में बताया जाएगा, क्योंकि ये इसलिए समझ के बताया जा रहा है कि बच्चे ने वीडियो देख रखी है, उसने समझ रखा है, अगर थोड़ा सा बताया जाएगा तो उसे याद आ जाएगा। तो कुर्सी स्टैंड टेस्ट जो था ये निचले भाग को नापने के लिए होता है, लोअर बॉडी को नापने के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें कौन से उपकरण की ज़रूरत होगी, कुर्सी की ज़रूरत होगी, एक चेयर की ज़रूरत होगी और व्यक्ति को अपने दोनों बाजुओं को मोड़कर अपनी छाती पे क्रॉस बनाकर रखना होता है और फिर उसे फिर उसे उस कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और उसे खड़े होने के लिए और बैठने के लिए बोला जाता है। अगर वह ऐसा कर पाता है तो उसका जो शरीर का निचला भाग है वो सही होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसे स्कोर दिया जाता है। अगला देखिए, अगला है चेयर सिट और पहुंच, यानी कि चेयर सिट एंड रिच परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है लचीलेपन को नापने के लिए, बॉडी कितनी लचकदार है उसको नापने के लिए। और ये इसके लिए कौन से उपकरण की ज़रूरत होती है, इसके लिए एक कुर्सी की ज़रूरत होती है और एक फुट्टे की ज़रूरत होती है। अब देखिए क्यों ज़रूरत होती है इनकी, अब हम समझेंगे जब इसकी विधि। तो इसमें क्या होता है, कुर्सी पर व्यक्ति को बिठा दिया जाता है और उसे एक पैर मोड़ कर, यानी घुटने, क्योंकि बैठते हैं तो जब ऐसे ही बैठा होता है तो एक पैर मोड़ कर और दूसरे पैर को सीधा करके बैठे रहने के लिए बोला जाता है, जिसका जो पैर का ऊपरी जो पंजा होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे उठा हुआ होगा। और फिर व्यक्ति को कहा जाता है कि अपने दोनों हाथों को एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ चढ़ाकर उसे जो सीधा पैर है इसके इस वाले भाग को क्या करना है, टच करना है।
जो उसके पंजे हैं उनको छूना है। अगर वह पूरी तरीके से छू देता है उसे 0 दिया जाता है स्कोर। अगर वह एक दूसरे को नहीं छूते हैं और जो उंगलियों और पंजों में दूरी रह जाती है तो उस दूरी को क्या कर लिया जाता है, नाप लिया जाता है। फुटे की जो फुट्टा होता है उसके द्वारा नाप लिया जाता है, स्केल के द्वारा नाप लिया जाता है और उसको स्कोर दे दिए जाते हैं। वापस खरोच परीक्षण यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है बैक स्क्रैच परीक्षण। ये किस लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है जो ऊपरी भाग होता है उसकी लचक को मापने के लिए, यानी कि ऊपरी भाग जो है उसे मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक स्केल की ज़रूरत होती है या फिर इसे फुटा कहते हैं हम, उसकी ज़रूरत होती है। व्यक्ति को अपनी जो एक हाथ जो होता है पीछे की तरफ ले जाने के लिए कहा जाता है, इस तरीके से ले जाने के लिए कहा जाता है, अपनी गर्दन के पीछे ले जाने के लिए, और दूसरे हाथ को नीचे की तरफ से ऊपर लाने के लिए कहा जाता है और दोनों को मिलाने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति की इस हाथ की उंगली और इस हाथ की उंगली है वो छू नहीं पाती है तो क्या है, उसे ऋणात्मक स्कोर दिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट दिए जाते हैं। अगर वे एक दूसरे की इस हाथ की उंगलियां और इस हाथ की उंगलियां एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेती है, ओवरलैप कर लेती है, तो उसे धनात्मक नंबर दिए जाते हैं। तो ये क्या है, इसकी स्कोरिंग है। तो हमने एक एक करके इसके जो उद्देश्य है, कौन से उपकरण की जरूरत होगी और उसकी स्कोरिंग किस तरीके से की जाएगी और उसकी विधि क्या है, हमने पढ़ ली है, हमने सीख ली है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण बढ़ेगा, यानी कि त्वरण मतलब एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो उसका कुल बल, क्योंकि कुल बल उसके आधार पर बढ़ता है। तो हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, बल का मतलब फोर्स होता है। तो देखिए अभी इसे समझने के लिए हमें जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, त्वरण का नियम, उसे समझना होगा। तो देखिए हमारा त्वरण का नियम क्या कहता है, फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्वरण के, यानी कि एक्सीलरेशन के। फोर्स मतलब हमारा बल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपातिक। जो फोर्स है, बल है, वो समानुपातिक है त्वरण के। इसका मतलब है कि हमारे पास दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, यानी कि जो द्रव्यमान मतलब होता है मास, तो समान द्रव्यमान की वस्तुएं हमारे पास, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जो बल लगाया जाएगा, वो क्या है, वो डिसाइड करेगा कि ये कितने दूर तक जाएंगी, इनका एक्सीलरेशन कितना होगा। तो मान लीजिए इस वाली वस्तु पर ये ए है और ये बी है, तो ए वाली वस्तु पर कम बल लगाया जा रहा है, तो ये क्या है, कम दूरी तक जाएगी। यहाँ से इस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो ये क्या है, यहीं तक गई है, तो ये कम दूरी तक गई, यानी कि एक्सीलरेशन ये कम उत्पन्न किया है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे जो ये बी वाली वस्तु है, इसका भी द्रव्यमान क्या है, समान है। तो इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वही क्या डिसाइड करेगा ये कहाँ तक जाएगी। इस पर जो फोर्स है वो क्या है, वो अधिक लगाया जा रहा है, तो ये क्या है, वो ये अधिक दूरी तक जाएगी। इसका मतलब ये है, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने क्या समझा, जितना फोर्स है, जितना बल लगेगा किसी वस्तु पर, उतना ही एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण उत्पन्न होगा। ये पहली बात हो गई है कि त्वरण किस तरीके से डिसाइड होता है। अब दूसरा जो होता है, त्वरण के नियम के अंतर्गत ही दूसरा हमें देखना होता है कि जो एक्सीलरेशन है यानी कि त्वरण है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/m के। m यहाँ पर द्रव्यमान को बताया जाता है, m मतलब मास होता है। तो जो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण क्या है, वो व्युत्क्रमानुपातिक है 1/m के, 1/में द्रव्यमान के। इसे भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, मास के उल्टा होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब अब हम यहाँ पर समझते हैं। मानिए एक अधिक मास वाली वस्तु है और एक कम मास वाली वस्तु है, तो इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या है, समान फोर्स लगाया जा रहा है, समान बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर बल लगाते हैं तो क्या होता है, ये कम दूरी तक जा पाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो मास है वो अधिक है, इसका कारण ये है। तो ये क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कम उत्पन्न होता है। अब जो दूसरी वस्तु है जिसका जो मास है वो क्या है, कम है, तो इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है जो हमारी ए वस्तु पर लगा था, उतना ही फोर्स बी वाली वस्तु पर लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ये जो वस्तु है अधिक दूरी तक जाएगी, यानी कि इसका एक्सीलरेशन क्या है, अधिक होगा तुलना में ए वस्तु के।
तो इसका हमने क्या समझा कि जितना जो मास अधिक होगा तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा कम आता है, और जो मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या है वो अधिक आता है। तो ये बात हमने समझी। अब क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का त्वरण बढ़ेगा क्योंकि कुल बल उसके आधार पर बढ़ता है। तो ये जो बात है हमें ये फर्स्ट वाली बताई गई है कि अगर जो फोर्स बढ़ता है यानी कि कुल बल बढ़ता है, जिसके कारण जितना कुल बल होगा उतना ही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर जो बल है वो बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, बल कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। इसका मतलब ये है, तो ये पहली वाली बात बताई गई है। और एक्सेलरेशन बढ़ने का जो दूसरा कारण होता है वो क्या होता है, मास होता है, कि किसी वस्तु का मास जो है अधिक है, किसी वस्तु का मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बी वाली वस्तु जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। परंतु हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें इन्होंने जो द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, केवल द्रव्यमान ही लिखकर छोड़ दिया है। इन्होंने ना तो ये बताया है कि अधिक द्रव्यमान है कम द्रव्यमान है, पर हम यहाँ पर क्या है, क्योंकि द्रव्यमान ही डिसाइड करेगा त्वरण को, इसलिए हम यहाँ पर इसका जो ख वाला है वो इसको सही करेंगे, द्रव्यमान। इसी के साथ जो हमारा सैम्पल पेपर था फिजिकल एजुकेशन का वो कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अपने सैम्पल पेपर को कवर कर लीजिए और सिलेबस को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।